जिंदा रहने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वे अब अपने दोस्तों और परिवार के मुर्दा शरीर को खाना शुरू करेंगे। 2 दिन बाद आखिरकार बचे हुए लोग भी इंसानी मांस खाना शुरू कर देते हैं। उस रात दम घुटने से और 8 लोगों की मौत हो जाती है। ये है दिल दहला देने वाली कहानी उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की। 12 अक्टूबर 1972 एक छोटा चार्टर विमान उरुग्वे देश से उड़ान भरता है। ये विमान चिली की राजधानी सेंटियागो जा रहा था। इसमें कुल 45 लोग बैठे थे, जिनमें से 9 क्रू मेंबर्स तथा कुछ रग्बी खिलाड़ी तथा उन खिलाड़ियों के परिवार दोस्त शामिल थे। आमतौर पर उरुग्वे से सेंटियागो जाने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं, लेकिन रास्ते में आपको विशाल एंडीज की पहाड़ियों का सामना करना पड़ता है। दुर्भाग्य से 12 अक्टूबर को पहाड़ों में तूफान आया था, जिसकी वजह से पायलट बीच रास्ते में रुकने और अगले दिन फिर से उड़ान भरने का फैसला करते हैं। विमान रात के लिए अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में रुकता है और अगले दिन 13 अक्टूबर को विमान दोपहर 2:18 पर फिर से उड़ान भरता है। मौसम लगभग साफ हो गया था, इसलिए अगला 1 घंटा बिल्कुल आराम से गुजरता है। प्लेन सेंटियागो के काफ़ी करीब था, लेकिन अभी भी पहाड़ों में ही था। पायलट्स सेंटियागो एयरपोर्ट पर एटीसी से लैंडिंग की अनुमति लेकर दोपहर के 3:21 पर विमान को नीचे उतारना शुरू करते हैं। उसी वक्त अचानक विमान के आसपास बादल छा जाते हैं, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता। नीचे उतरते हुए अचानक बहुत तेज झटका लगता है और प्लेन दाएं बाएं हिलने लगता है। प्लेन के अलार्म भी बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट्स भी चमकने लगते हैं। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अंदर बैठा एक खिलाड़ी जब खिड़की से बाहर देखता है तो बादल साफ होते दिखते हैं, लेकिन तभी अचानक उसने देखा कि वे एक पहाड़ के बहुत करीब हैं। जैसे ही विमान बादलों से बाहर निकलता है तो पायलट को एहसास होता है कि वे एक बड़े चट्टान की ओर बढ़ रहे हैं। तुरंत घबराकर पायलट्स विमान को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। विमान का ग्राउंड कोलिजन अलार्म भी तेज आवाज में बज रहा था। पायलट्स अपनी पूरी ताकत लगाते हैं कि विमान को पहाड़ के ऊपर से सुरक्षित निकाल लिया जाए, लेकिन अफसोस वो सफल नहीं हो पाते हैं और विमान का पिछला हिस्सा ऊपर जाते हुए पहाड़ से टकरा जाता है, जिससे विमान का पीछे वाला हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। पीछे के 2 सीटों की पक्तियां भी 3 यात्री सहित विमान से बाहर उड़ जाती हैं। विमान कुछ सेकंड और ऊपर उड़ता है और फिर अचानक गिरने लगता है। कुछ सेकंड बाद विमान फिर से टकरा जाता है और अब विमान का बायां हिस्सा पूरी तरह टूट जाता है। साथ ही कुछ और यात्री प्लेन से नीचे गिर जाते हैं। अब केवल प्लेन का फ्रंट हिस्सा बचा था, जो एक ग्लेशियर में जाकर गिरता है और ग्लेशियर पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फिसलता है तथा अंत में 700 मीटर नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है, जिसके बाद प्लेन के अंदर सब कुछ तबाह हो जाता है। यात्रियों की सीटें प्लेन की बेस से अलग हो जाती हैं। प्लेन का कॉकपिट भी पूरी तरह से कुचल जाता है और दोनों पायलटों की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये विमान 3570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज की एक अनजान पहाड़ी पर टूटा पड़ा है। इस क्रैश के बाद 45 लोगों में से 33 लोग ही अब जिंदा बचे थे, लेकिन उनमें से भी ज़्यादातर घायल थे। क्रैश में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें गंभीर चोटें नहीं आई थी। उन्हीं में से 19 साल का रोबर्टो केनेसा और 20 साल का गुस्तावो जर्बिनो, जो मेडिकल के छात्र थे, वो तुरंत घायलों की मदद करते हैं। उन्होंने देखा कि कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। वो देखते हैं कि 23 साल का फर्नांडो पेराडो, जो खोपड़ी फ्रैक्चर की वजह से कोमा में चला गया है। दूसरी तरफ हवाई जहाज के गायब होने के 1 घंटे के अंदर ही चिली की एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को सूचना मिलती है। 4 विमान फौरन तलाश के लिए निकलते हैं। वे शाम से लेकर रात तक क्रैश साइट खोजने की कोशिश करते हैं। रेस्क्यू सर्विस के अफसरों ने रेडियो ट्रांसमिशन सुनने के बाद यह नतीजा निकाला कि विमान जरूर किसी दूर दराज और पहुंचने में मुश्किल जगह पर क्रैश हुआ होगा। समस्या ये थी कि विमान का रंग सफ़ेद था और वो ऐसे इलाके में गिरा था जहां चारों तरफ सफ़ेद बर्फीली चादरें थीं। ऐसे में ऊपर से देखकर क्रैश पॉइंट का अंदाजा लगा पाना काफ़ी मुश्किल था। उधर 13 अक्टूबर की रात बचे हुए यात्रियों में काफ़ी उम्मीदें थीं और उन्हें भरोसा था कि ठंड से बचकर अगर वे किसी तरह इस रात को बिता लें तो अगले दिन उन्हें कोई न कोई ढूंढ ही लेगा। वे सामान, सीटें और बर्फ का इस्तेमाल करके प्लेन के पीछे वाले हिस्से को बंद कर देते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे। दुर्भाग्य से 5 घायल यात्रियों की उस बर्फीली रात में मौत हो जाती है। अब उनका नंबर 33 से घटकर 28 रह गया था। बाकी बचे हुए लोग प्लेन के बाकी बचे हिस्से में रात गुजारते हैं। अगले दिन 14 अक्टूबर को अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे के 11 अलग अलग विमान खोज अभियान में निकलते हैं। उन्होंने जो खोज क्षेत्र चुना था वह सही निकला। क्रैश साइट की लोकेशन भी उसी खोज इलाके में थी, लेकिन फिर भी वो क्रैश साइट नहीं ढूंढ पाते हैं। कारण था सफ़ेद बर्फ में सफ़ेद विमान का होना। उधर इंतजार कर रहे लोगों ने एक विमान को अपने ऊपर से उड़ते हुए देखा। वे चिल्लाए, हाथ हिलाए, यहाँ तक कि सिग्नल देने के लिए सूटकेस का इस्तेमाल करके बर्फ पर एक बड़ा क्रैश बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ऊपर से उड़ रहे खोजी विमान उन्हें देख सकें। लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो जाता है कि यह तरीका भी काम नहीं कर रहा। इसी तरह एक और दिन इसी कोशिश में बीत जाता है। उस दिन उन्होंने 3 विमान अपने ऊपर से उड़ते हुए देखा
उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो हमें देख लें, लेकिन वो असफल रहे। अगले दिन 15 अक्टूबर तक इनके पास पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो एक यात्री जिसका नाम फीटो स्ट्राउच था, वो धूप को एक जगह केंद्रित करने के लिए एक धातु की चादर का इस्तेमाल करता है ताकि बर्फ पिघल सके और उन्हें पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सके। ऐसा करने से उन्हें पीने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी मिल जाता है। उधर 21 अक्टूबर को क्रैश के 8 दिन बाद खोज और बचाव दल ने भी अब हार मान लिया। उनका मानना था कि अगर उन्होंने इन 8 दिनों में कोई जीवित निशान नहीं पाया तो आगे खोज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतने दिनों के बाद किसी के बचने की संभावना न के बराबर थी। 11वें दिन तक खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका था। 3570 मीटर की ऊंचाई पर न तो पेड़ पौधे थे, न ही कोई जानवर जिसे मारकर खाया जा सके। जिसके बाद भूख से व्याकुल होकर कुछ लोग प्लेन के कुछ हिस्से को खाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सीट के कार्टन, जहाज में लगे लेदर, लेकिन इससे उनकी तबीयत और खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब भूख से मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है तो बचे हुए लोग ऐसा काम करते हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जिंदा रहने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वे अपने दोस्तों और परिवार के मुर्दा शरीर को खाना शुरू करेंगे। ये फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग इस हादसे में मरे थे वे दोस्त थे, परिवार के सदस्य थे या रिश्तेदार थे। चन्नेसा नाम का व्यक्ति ये आइडिया सबसे पहले देता है, इसीलिए सबसे पहले वो इसे आजमाता है। कुछ और लोग भी कोशिश करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन 2 दिन बाद जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो जिंदा रहने के लिए आखिरकार बचे हुए लोग भी इंसानी मांस खाना शुरू कर देते हैं। अचानक एक रात जब सभी प्लेन के अंदर सो रहे थे, एक बहुत तेज गरजने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। पता चलता है कि अचानक से एक एवलांच आ गया है। भारी बर्फ पहाड़ से इतनी तेजी से गिरते हैं कि इस प्लेन के टुकड़े में पूरी तरह से बर्फ भर जाता है। इस घटना के बाद 8 लोग बर्फ में दब जाते हैं और दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। बाकी के 19 लोग भी बर्फ के नीचे एक छोटे से जगह में फंसे रहते हैं। पैराडो नाम का व्यक्ति एक धातु की छड़ से बर्फ में छेद करता है ताकि हवा अंदर आ सके और वो जिंदा रह सके। फिर 2 दिन मेहनत करके वे लोग एक सुरंग खोदते हैं ताकि ऊपर सरफेस तक पहुंच सके। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बर्फ का तूफान आने वाला है, इसीलिए जान बचाने के लिए वापस बर्फ की गुफा में चले जाते हैं। अगले 3 दिन तक बाकी बचे हुए लोग किसी तरह उस तंग जगह में टिके रहते हैं। 3 दिन बाद जब वे सतह पर वापस आते हैं तो मौसम साफ हो चुका था, लेकिन अब वो समझ जाते हैं कि उन्हें बचाने अब कोई नहीं आने वाला। अब अगर उन्हें जिंदा रहना है तो खुद ही कुछ करना होगा। दुर्घटना स्थल पर बैठे बैठे मदद का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं था। कैनेसा, पैराडो और विजिंगटन सबसे मजबूत बचे हुए लोग थे जिन्हें सबसे कम चोटें आई थी। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि कुछ दिनों का खाना और कुछ गर्म कपड़े लेकर वे मदद की तलाश में निकलेंगे। लेकिन उन लोगों के सामने सबसे पहली समस्या थी उस जगह का अंदाजा लगाना जहां ये विमान क्रैश हुआ था। क्रैश से पहले को पायलट ने कहा था कि उनका विमान कुरिको से गुजर चुका है, तो उन्होंने सोचा कि अगर वे कुछ किलोमीटर पश्चिम की ओर चलें तो जरूर चिली के किसी ग्रामीण इलाके में पहुंच जाएंगे। लेकिन उनकी सोच पूरी तरह से गलत थी। असल में को पायलट को पता ही नहीं था कि वह विमान कहां ले जा रहा है। हकीकत में उनका क्रैश साइट लगभग 90 किलोमीटर दूर पूरब में था, एंडीज की पहाड़ियों के बीच में। 15 नवंबर को दुर्घटना के 33 दिन बाद ये 3 लोग मदद ढूंढने निकलते हैं। कई घंटे पूरब की तरफ चलने के बाद उन्हें अपने हवाई जहाज का पिछला हिस्सा मिलता है। ये वो हिस्सा था जो सबसे पहले टूट गया था। इसके अंदर उन्हें कुछ खाने पीने की चीजें मिलती हैं और एक 2-वे कम्युनिकेशन वाला रेडियो सिस्टम मिलता है। पूंछ वाले हिस्से में 24 किलो की एक बड़ी बैटरी भी मिलती है जो बहुत भारी थी, जिसे क्रैश पॉइंट पर वापस ले जाना मुमकिन नहीं था। तो वो वापस क्रैश पॉइंट पर जाकर राय हार्ले की मदद लेते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज थी। इसके बाद वो रेडियो चालू करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो SOS कॉल भेज पाए। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि रेडियो 115 वोल्ट AC पर चलता था, जबकि उनकी बैटरी 24 वोल्ट DC का था। उनके पास इन्हें जोड़ने का कोई तरीका नहीं था। फिर भी वे लोग कुछ दिन तक रेडियो चालू करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस वो सफल नहीं हो पाते हैं और जल्द ही समझ जाते हैं कि अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। बचने के लिए अब उन्हें पश्चिम की तरफ चलना ही पड़ेगा। अब उन्हें पश्चिम की पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए उन्हें रात में -30 डिग्री सेल्सियस तक के ठंड का सामना करना था। उन्हीं में से एक कार्लोस मिगुएल नाम का व्यक्ति, वह अपने साथ सिलाई का सामान लेकर चल रहा था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कई अलग अलग कपड़ों के टुकड़े को सिलकर एक बड़ा स्लीपिंग बैग बनाता है ताकि रात में ठंड से बचा जा सके। 11 दिसंबर को हादसे के 59 दिन बाद क्रैश पॉइंट पर एक और एवलांच आता है, जिसमें 3 लोग और मारे जाते हैं। इस घटना के बाद अब केवल 16 लोग ही जिंदा बचे थे। 12 दिसंबर को इस हादसे के 2 महीने बीत चुके हैं। ये 3 बहादुर लोग पैराडो, कैनेसा और विजिंगटन बिना कोई पर्वतारोहण का सामान लिए ग्लेशियर पर चढ़ने निकल पड़े थे। उनके दिमाग में एक बात पक्की थी कि पश्चिम की तरफ चिली है। वे अभी भी मान रहे थे कि वे सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर हैं, इसीलिए उन्हें उम्मीद थी कि 2-3 दिन चलने के बाद उन्हें मदद मिल जाएगी। बिना किसी कौशल के, बिना किसी ट्रेनिंग के बर्फ पर सीधे चढ़ना काफी मुश्किल काम था। वे एक कदम आगे बढ़ाते और आधा कदम पीछे फिसल जाते। वहीं इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत पतली हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन की भी कमी महसूस होने लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी वे आगे बढ़ते रहते हैं।
रात होते ही उन्होंने मिलकर जो स्लीपिंग बैग बनाया था उसमें रात में जितना हो सके उतना करीब होकर सोते ताकि ठंड से बच सके, और अगले दिन सूरज निकलते ही वे फिर से चलना शुरू कर देते। धीरे धीरे वे साथ साथ आगे बढ़ते रहे और चौथे दिन की सुबह वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। सामने चारों तरफ जहां तक उनकी नज़र जा रही थी सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ ही दिख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सोच बिल्कुल गलत थी। आगे उनकी मंजिल का कोई अंत ही नहीं दिख रहा था और उनके पास खाना लगभग खत्म हो चुका था। जिसके बाद विशिंगटन ने फैसला किया कि वो क्रैश साइट पर वापस लौट जाएगा और बाकी 2 लोग आगे बढ़ेंगे ताकि कम खाना लगे। 15 दिसंबर को विशिंगटन वापस क्रैश पॉइंट पर चला जाता है। वहीं पैराडो कुछ दूर और देखने की कोशिश करता है तो अचानक उसे पश्चिमी क्षितिज पर 2 ऐसे पहाड़ दिखते हैं जिस पर बर्फ नहीं थी, जिसे देखकर वो फैसला करते हैं कि वो अब उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पैराडो और कैनेसा कई दिन तक चलते रहते हैं। आखिरकार वे एक घाटी तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक नदी बहती हुई दिखाई देती है। इस हालत में नदी तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात, क्योंकि नदी के बहाव के साथ नीचे की तरफ चलना काफी आसान होता है। नदी का किनारा पकड़कर वे चलते रहते हैं और चलते रहते हैं और आखिरकार 9 दिनों की पैदल यात्रा के बाद 20 दिसंबर को उन्हें कुछ इंसानों के होने का एहसास होता है। उन्हें खेतों में कुछ गायें दिखती हैं। वे इतना थक चुके थे कि आगे चल पाना संभव नहीं था। तभी अचानक नदी की दूसरी तरफ उन्हें एक घुड़सवार आदमी दिखाई देता है। पैराडो चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन नदी की आवाज इतनी ज्यादा थी कि आवाज उस तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन किस्मत से वो आदमी पैराडो और कैनेसा को देख लेता है और चिल्लाकर कहता है कि अगले दिन वो वापस फिर आएगा। अगले दिन वह आदमी फिर से घोड़े पर वापस आता है और इस बार वो कुछ कागज और पेंसिल लेकर आया था। वो कागज और पेंसिल को एक धागे से एक पत्थर में बांधकर पैराडो के पास फेंकता है। पहली बार पैराडो को दुनिया के सामने अपना संदेश भेजने का मौका मिला था। पैराडो कागज पर अपने साथ हुए घटना के बारे में पूरी बात लिखता है और उन्हें बचाने की गुहार लगाता है। दूसरी तरफ ये संदेश जिसने पाया था वह चिली का एक किसान था जिसका नाम था सर्जियो कैटलन। जब वो नोट पढ़ता है तो इशारों में बताता है कि वह समझ गया है। उस नोट के पढ़ने के बाद उसे कुछ हद तक याद आता है कि कुछ महीने पहले उसने एक खबर में सुना था कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और जब उसे ये बात समझ आती है तो वो हैरान रह जाता है। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि 2 महीने पुराने विमान हादसे के लोग अभी भी जिंदा बचे हो सकते हैं। वह तुरंत सबसे नज़दीकी शहर पहुंचकर सेना के कमांडर को इसकी जानकारी देता है। जैसे ही ये बात कमांडर को पता चलती है वह तुरंत सैंटियागो के सैन्य मुख्यालय से संपर्क कर सारी जानकारी देता है। पैराडो और कैनेसा की जबरदस्त हिम्मत से उन्होंने पिछले 10 दिनों में पैदल 61 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही दूसरों को उनकी कहानी का पता चलता है ये खबर दुनिया भर में फैल जाती है। इस दिल तोड़ देने वाली कहानी पर सच में विश्वास कर पाना मुश्किल था। पैराडो और कैनेसा की मदद से वो क्रैश पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाते हैं और 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिन बाद 2 सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आखिरकार बचे हुए लोगों के पास पहुंचकर उनकी जान बचाती है। कुल मिलाकर 16 लोगों की जान बचाई जाती है। उनकी हालत बहुत खराब थी लेकिन कुछ दिनों के इलाज के बाद वे सभी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये कहानी दुनिया को उम्मीद का सबक देती है। अगर आपने कुछ करने का ठाना है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो मैंने ऐसे ही टाइटैनिक के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि टाइटैनिक को समय रहते बचाया जा सकता था। इसे देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।